हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 10 टेस्ट तक डिस्कस कर लिया। आज हम लोग 11वां टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें, ठीक है, जिससे हम सुधार कर सकें। और तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की बात कर रहा है। ईडी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की जो भी खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है, आर्मी की जो ग्रुप हैं, ठीक है, उन संगठनों को इससे छूट प्राप्त है आरटीआई एक्ट के, जिससे उनकी सूचनाएं रिवील ना हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के में उन सभी विशिष्ट संगठनों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें प्रकटीकरण का दायित्व से छूट है, ठीक है। धारा 8 के साथ धारा 24 में भी जो है छूट प्राप्त है, तो ये ध्यान रखना है, तो इसलिए गलत है, ठीक है। धारा 8 में जो है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रकट करने से छूट है। धारा 8 में सूचना आधारित छूटें, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले, वाणिज्यिक गोपनीयता और व्यापार रहस्य, ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। और अगला है व्यक्तिगत सूचना जिसका लोकहित में कोई संबंध ना हो, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा। 24 धारा 24 जो आरटीआई एक्ट है उसके धारा 24 में भी केंद्र सरकार के कतिपय सुरक्षा और असूचना संगठनों को आरटीआई से पूरी तरह छूट प्राप्त है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आईबी है, ईडी है, रा है, डीआरआई है, एनसीबी है, एआरसी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, एनएसजी है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका सी सही है, एक सही है और दूसरा गलत, सी इज़ द करेक्ट, ठीक है। इसके साथ जो है हम लोग आरटीआई के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। आरटीआई बेसिकली 2005 में लाया गया था इसको, ठीक है। 2005 में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य लोक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस प्रकार यह भ्रष्टाचार से निपटने और सुशासन सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त साधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इस अधिनियम में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित सभी संवैधानिक प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। यह संसद या राज्य विधानमंडल के अधीन अधिनियम द्वारा स्थापित किसी भी संस्था और साथ ही सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां, समितियां और न्यासों ट्रस्ट पर विस्तारित है, ठीक है। तो इसका इतना दायरा है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, भारत में ईएफआर, ठीक है, एफआईआर का डिजिटल आ गया है संस्करण, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो ईएफआर का उपयोग केवल साइबर अपराध और महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए किया जाता है? नहीं भाई, सभी में है। जैसे कि एफआईआर है, ठीक है, हार्ड कॉपी में हम करते हैं एफआईआर, वैसे ही ई एफआईआर है, सेम, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो केवल डिजिटल रूप है। दूसरा, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों के लिए दर्ज किया जाता है। बिल्कुल, एक बार दर्ज होने के बाद ईएफआईआर की वही वैधानिक मान्यता होती है जो भौतिक रूप से एफआईआर की जाती है और इसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हुआ जो है 2 और 3, बी इज़ द करेक्ट, ठीक है। ईएफआईआर के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ईएफआईआर बेसिकली पारंपरिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का एक ऑनलाइन संस्करण है। इसे अपराध की रिपोर्टिंग को सरल बनाने और जनता को पुलिस स्टेशन जाए बिना शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। यह धारणा है कि यह केवल साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए है, गलत है, ठीक है, ये सभी मामलों के लिए सेम उसी प्रकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड, कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए भारत सरकार का एक नोडल मंत्रालय है, ठीक है। तो ये जो मंत्रालय है प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार की नोडल मंत्रालय, बिल्कुल। फिर प्रथम ईआरसी यानी कि फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग का
गठन 1966 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट। ठीक है, प्रशासनिक सुधारों के लिए नोडल एजेंसियां होती हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DAR-PG कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में रहा। प्रशासनिक सुधार आयोग बेसिकली 5 जनवरी 1966 को गठित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, तो ये भी ध्यान रखना है। द्वितीय सेकंड ARC, ये तो फर्स्ट ARC हो गया, फर्स्ट ARC 1966 और सेकंड ARC ये भी ध्यान रखो, पूछ लेगा प्रीलिम्स में, सेकंड ARC 2005 में, तो ये ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली। और इसके कौन थे? इसके जो है मोरारजी देसाई थे, इसके बीरप्पा मोइली थे दूसरे कांग्रेस लीडर। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 पे। सुर्खियों में रहा पद गोल्डन डोम और आयरन डोम क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली मिसाइल हैं, मिसाइल रक्षण प्रणाली है। ठीक है, किसकी हैं? ये बेसिकली इजराइल की हैं। ठीक है, ये जो गोल्डन डोम जो है ये यूएस की है। ठीक है, यूएस की है। गोल्डन डोम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणाली है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में की थी। ठीक है, और जो है एक और है आयरन डोम, एक है आयरन डोम। तो आयरन डोम एक चलायमान मौसम कार्य प्रणाली वायु रक्षा प्रणाली है। इसे जो है ये किस देश ने बनाया है? तो इसे जो है इजराइल ने बनाया आयरन डोम। ठीक है, ईरान द्वारा तेल अवीव और हाइफा सहित इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमलों के कारण आयरन डोम सुर्खियों में रहा। जून 2000 मध्य में हमलों में वृद्धि के मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया। साथ ही बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों के खिलाफ नागरिक आबादी की रक्षा के लिए प्रणाली की क्षमता का परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आयरन डोम कहाँ का है? इजराइल का है, तो ध्यान रखना, ये रक्षा प्रणाली है दोनों। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर पे, मिसाइल रक्षा प्रणाली था। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी हम लोग सिविल सर्वेंट वाले सब लोग जानते हैं कि ये बेसिकली क्या काम करता है कि योग्यता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना। ठीक है, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रशिक्षण सत्र में सुधार हेतु शुरू किया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है। यह तेजी से बदलते प्रशासनिक परिवेश की मांगों को पूरा करने में सक्षम भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के निर्माण हेतु योग्यता आधारित भूमिका उन्मुख अधिगम पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये जो है, फिर चलते हैं 6 नंबर पे। 6 क्या है? 6 बेसिकली ये आइलैंड पूछा है, द्वीप और देश पूछा है। ठीक है, अल्ट्राट्राज द्वीप, ये कहाँ का द्वीप है? ये यूएस का है। ठीक है, ये न्यूज में था, ये सैन फ्रांसिस्को के पास है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो कि पैसिफिक ओशियन पे उसके पास है। बेसिकली ये जेल कारागार यहाँ था। 2025 में इसे पूरा खोलने की बात की गई है। ठीक है, ये एक आइलैंड पे बना है, तो ये सही है। दूसरा चागोस, चागोस से बेसिकली ब्रिटेन का विवाद था, तो ये सेसल्स को नहीं मॉरिशस को, मॉरिशस के पास गया है। ठीक है, मॉरिशस, मॉरिशस के पास है। बित्रा द्वीप ये भारत का है। ठीक है, कहाँ पे है? ये लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। ठीक है, तो जो है 1 और 3 सही, यानी कि 2 सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे, 6 नहीं 7 पे चलते हैं। डिप्थीरिया के बारे में पूछ रहा है, रोग है डिप्थीरिया। ये कह रहा है ये वायरल संक्रमण है जो संशोधित जल से फैलता है? नहीं। ठीक है, ये बेसिकली एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग है ये। बेसिकली कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। यह मुख्यतः श्वसन की बूंदों और निकट संपर्क या त्वचा के घावों
संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से फैलता है, ठीक है, न कि मुख्यतः जल के माध्यम से, ये श्वसन के माध्यम से फैलता है। दूसरा, डिप्थीरिया के विरुद्ध टीकाकरण भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP का भाग है। यस, ठीक है, तो इसमें 12 टीकाकरण होते हैं, उसमें ये भी है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे, तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हथियार प्रणाली है और उत्पत्ति और देश है, ठीक है। तो आइस ब्रेकर कहाँ की है ये? आइस ब्रेकर ये बेसिकली एक इजरायली प्रणाली है। आइस ब्रेकर ये कहाँ की? इजराइल की है ये। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन UAV है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो ये जो है US की है, और जो T-90 मुख्य युद्धक है ये रूस की है, ठीक है। तो ये एक इसमें सही हुआ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 9 नंबर पे चलते हैं। तटरेखा के बारे में थोड़ा, तटरेखा चेंज किया गया है, ठीक है। चेंज क्या किया गया उसको सही से जो है उसको देखा गया है, ठीक है। भारत की तटरेखा में हाल ही में की गई नई समीक्षा के संदर्भ में, तो भारत की तटरेखा पहले थी 7500-1600 किलोमीटर, लेकिन अब हो गई 11,998। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाएगा क्यों? क्योंकि सही से मैपिंग किया गया है, ठीक है। इसका क्या कारण है? वृद्धि का कारण हाल ही में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं, सही से मैपिंग किया गया है, ठीक है। मैपिंग अच्छे से किया गया है, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझ के किया गया। इससे तटीय प्रबंधन, आपदा अनुक्रिया और समुद्री संसाधन नियोजन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। यस, ठीक है, तो इसका जो है सही तो हुआ 1 और 3, सी इज द करेक्ट। लेकिन इसके बारे में और जानते हैं पहली बात तो, ठीक है। और है कि यह वृद्धि नए प्रादेशिक क्षेत्र के शामिल होने के कारण नहीं, बल्कि अधिक सटीक उच्च रेजोल्यूशन मानचित्रण के कारण है। इसमें तटरेखा की टेढ़ी मेढ़ी संरचनाओं, प्रवेशिकाओं और अनियमितताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नई समीक्षा में अब तटीय द्वीपों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जिन्हें पहले की समीक्षा या विधियों में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पे, ब्लैक हॉर्नेट स्विच या त्रिनेत्र हाल ही में सुर्खियों में रहा, तो ये क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली UAV है, मानव रहित हवाई वाहन है, ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बीच जो है ये बहुत सारे देखने को मिला था, ठीक है। अगला चलते हैं 11 पे, ग्लोबल ड्राट आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया है? ठीक है, तो ये बेसिकली आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने जारी किया है, ठीक है। इसका इंग्लिश में OECD ने जारी किया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे, विमानों में प्रयुक्त ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में बात कर रहा है। तो ये काले रंग के होती है? नहीं, ये काले रंग के केवल नाम है ब्लैक बॉक्स, रहता काला रंग का नहीं है, ठीक है। रहता कौन सा? पीले नारंगी रंग का रहता है, ठीक है, पीला नारंगी रंग का रहता है, जिससे इसको ढूंढा आसानी से जा सके, ठीक है। विमान चाहे जहाँ गिर जाए तो इससे पता लगाया जाएगा कि क्या दिक्कत आई थी, इसमें रिकॉर्डिंग होता है। भारत में विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स डाटा को डिकोड करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट। तो अब इसका काम क्या है बेसिकली? वास्तव में उड़ान रिकॉर्डर इकाइयों को चमकीले नारंगी, पीले या नारंगी रंग में पेंट किया जाता है और उन पर परावर्तक टेप लगाया जाता है ताकि दुर्घटना के बाद उन्हें आसानी से खोजा जा सके। उन्हें इस तरह से मजबूत बनाया जाता है कि वह आग, टक्कर और गहरे जल में डूबने की स्थिति में भी सुरक्षित रह सके। इन रिकॉर्डरों में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होते हैं। ये दोनों मिलकर उड़ान के विभिन्न मानकों और कॉकपिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखते हैं ताकि जांच की जा सके, ठीक है। तो 12 का बी था। 13 चलते हैं, 13 में क्या है? सेमाग्लोटाइड क्या है?
और टिर्जेपेटाइड किससे संबंधित है? तो ये बेसिकली मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए औषधियाँ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह का पूछ लेता वन लाइनर क्वेश्चन। फिर चलते हैं 14 नंबर पे। सूचना का अधिकार अधिनियम फिर आ गया 2015 के संदर्भ में। पूछा है कौन कौन से सही नहीं है, 14 नंबर है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा है कौन सही नहीं है। तो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से वित्त पोषित सभी गैर सरकारी संगठन आरटीआई के अधीन, ठीक है, प्रावधानों से मुक्त होते हैं? नहीं भाई, वो उसके अंतर्गत आते हैं जिसमें भी वो पैसे देगा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा स्थापित गठित कोई भी स्वशासन संस्था आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सही है। तो पूछा है कौन गलत है, ए इज द रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि कोई भी गैर सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा प्रदत्त धन से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो, इसमें आएगी। 90 चलते हैं 15 नंबर पे। 15 बात करता है भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि एक संविधिक निकाय है और जो है उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत स्थापित किया, इसका नोडल मंत्रालय भी है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये तो जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ओके, तो ये गलत है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा है भारत गुणवत्ता परिषद भारत में उत्पादों सेवाओं और प्रक्रियाओं के गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र त्रिपक्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लोक उद्यम चयन बोर्ड के संबंध में है। ठीक है, प्राथमिक कार्य इसका क्या है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में अध्यक्ष, प्रबंधन और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्ति जो है संबंध में सरकार को परामर्श देता है। ठीक है, और जो है पहला क्या है, तो ये सही है। दूसरा, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अधीन एक उच्च शक्ति प्राप्त है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है एक उच्च शक्ति प्राप्त है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हुआ। अब चलते हैं 17 नंबर पे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नालसा के बारे में। ठीक है, तो इसका गठन जो है आर्टिकल 39 ये को लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ठीक है, 39 ये क्या कहता है कि ये निशुल्क जो है न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो ये डीपीएसपी है बेसिकली। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होते नहीं। मुख्य न्यायाधीश जो है किसी भी जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त करता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष। तो दूसरा गलत। तीसरा, सभी महिलाएं चाहे उनकी आय या वित्तीय स्थिति कुछ भी हो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान प्राप्त करने की हकदार होती है। यस, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। भारत में नागरिक घोषणा पत्र सिटीजन चार्टर के बारे में। ठीक है, सिटीजन चार्टर के बारे में। तो यह एक दस्तावेज है जो किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के संबंध में उनकी प्रतिबद्धताओं
प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करता है। यस, ठीक है। दूसरा है विधिक रूप से परिवर्तनीय है, जिसमें नागरिक गैर अनुपालन की स्थिति में कानूनी उपाय अपना सकते हैं। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यद्यप नागरिक घोषणा पत्र लोगों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाओं की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है, तथा यह भारत में विधिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। अनुपालन न होने पर कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, जिससे यह एक अव्यवहार्य साधन बन जाता है। इसकी शक्ति विधिक प्रवर्तन में नहीं बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जवाबदेही में निहित है। ठीक है, तो इसका ए इज द करेक्ट। फिर चलते हैं 19 नंबर पे। 19 क्या कहता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संबंध में। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यकारी प्राधिकरण है। यस, लोक शिकायतों से निपटान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का प्रबंधन करता है। यस। दूसरा, माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच को क्रियान्वित करने की नोडल एजेंसी है। यस, तो तीनों सही, इसमें डी इज द करेक्ट। ठीक है, अगला लोकपाल के बारे में। भारत के लोकपाल के संदर्भ में लोकपाल के अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष वेतन और भत्ते शर्तें मिलती हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलती हैं। और अगला है लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने तिथि से 5 वर्ष होता है। यस। अगला है लोकपाल के सभी व्यय भारत की संचित निधि से होते हैं। यस, ठीक है, तो इसमें सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। 1 2 3 4 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में, ठीक है, पूछ रहा है। तो यह आधिकारिक अभिलेखों की तुलना जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन से करके सक्रिय सामुदायिक भागीदारी वाले किसी कार्यक्रम अथवा योजना का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यस। दूसरा, इसका डिफिनीशन लिखा बेसिकली। दूसरा, अवधारणा को पहली बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत एक वैधानिक समर्थन दिया है। ठीक है, तो ये भी सही है। मिजोरम सामाजिक अंकेक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य है? नहीं, मेघालय है। ठीक है, मेघालय है पहला स्टेट। तो जो है इसका आंसर हुआ 1 और 2 सही है, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 22 नंबर। ठीक है, 22 क्या है? भूमिकाओं में कितनी भारत में नागरिक समाज संगठन सीएसओ से संबंधित है? ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना। यस, ठीक है, ऐसे सीएसओ हैं नागरिक समाज संगठन। हाशिए पर पड़े समूहों के मानवाधिकारों की वकालत और सुरक्षा। यस। शासन प्रक्रियाओं में जन भागीदारी और संचार को सुगम बनाना। यस। स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक संसाधन जुटाना और पहल करना। यस। सरकारी बजट तैयार करने विशेष भूमिका। नहीं, सरकारी बजट में नहीं है, तो इसका आंसर हुआ सी, 4 सही। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 फिर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। यस। दूसरा, इसमें प्रधान है कि CIC का वेतन और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन के बराबर होता है? नहीं। ठीक है, क्योंकि राज्य का सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने इन नियत प्रावधानों को हटा दिया है। ठीक है, इसने केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य सरकार और राज्य स्तरों पर सूचना आयुक्तों
एवं सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो इसमें ए ओनली वन इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेवत्वम फ्रेमवर्क क्या है? ठीक है, सेवत्वम फ्रेमवर्क तो यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARGP द्वारा विकसित एक सेवा वितरण उत्कृष्ट मॉडल है। यस, ठीक है। और जो है इसके कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग को आवश्यक घटक के रूप में अनिवार्य करता है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ICT उपकरणों का उपयोग सेवोत्तम के कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है, लेकिन ICT को इस संरचना का आवश्यक घटक बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगला है केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य है? नहीं। ठीक है, इस मॉडल को 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में अलग अलग क्षेत्रों जैसे जल आपूर्ति एवं स्वच्छ, महिला एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति और जन स्वास्थ्य में प्रायोगिक प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ये। नेक्स्ट मूव करते हैं, 25 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 25 क्या कहता है? केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में है। ठीक है, CIC के बारे में क्या कह रहा है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल, जिसका क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक विस्तृत है, बिल्कुल। दूसरा, सूचना देने से इनकार करने पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO पर आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है। यस, या किसी चिंताजनक मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश दे सकता है। यस, ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, भारत में ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं? तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो सभी लाभ होंगे भाई ई गवर्नेंस के। प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बिल्कुल। सरकार जवाबदेही बढ़ेगी। अधिक पदानुक्रम संगठन संरचना होगी। सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिक समाज के बीच बेहतर संबंध होंगे। शासन की विस्तृत पहुंच होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी इज द करेक्ट, सभी 5। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है CPGRAMS। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? तो ये क्या है? तो ये किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। ठीक है, बिल्कुल, ये सही है। दूसरा, MCA 21, ये क्या है? कंपनी अधिनियम के प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं का स्वचालन। ई समीक्षा क्या है? ठीक है, ई समीक्षा बेसिकली महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए वास्तविक समय और ऑनलाइन प्रणाली। ठीक है, लेकिन ITATE ये क्या है बेसिकली? तो ये IT से संबंधित है, इनकम टैक्स से, न कि केंद्रीय पुलिस बल से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 3 इसमें सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 28 नंबर देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संदर्भ में। ठीक है, लग रहा है 50 तक ही डिस्कस कर पाऊंगा, हेल्थ मेरा सही नहीं है आज। कैट के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों पृष्ठभूमि से आते हैं। यस, कैट के आदेशों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है? नहीं। ठीक है, ये जो है उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता, उच्च न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, हाई कोर्ट में की जाएगी। कैट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित समितियों और आयोगों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित कौन कौन है?
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में लगभग सभी होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ सभी नहीं है। ठीक है, पद्म नवैया है, रिबोरो है, मलिमथ हैं, धर्मवीर नहीं है। ये कमेटी किससे संबंधित है? तो ये जो है पुलिस सुधार से नहीं संबंधित है, ये जिला प्रशासन से, कानून व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिला प्रशासन से संबंधित है, पुलिस सुधार से नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। आगे बढ़ते हैं 30। कौन सा संगठन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है? ठीक है, तो कौन जारी करता है? बी करता है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, यूएनडेसा। ओके, 31 31 जो है, अब हम लोग देखेंगे कौन सी शर्तें किसी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, महारत्न का दर्जा कैसे कैसे मिलता है? तो वो जो है बेसिकली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के पास नवरत्न का दर्जा हो, यस। सेबी विनियामकों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, यस। पिछले 3 वर्षों के दौरान इनका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, यस। इनकी महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए, यस। तब ये जो है महारत की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 32 में। तो तंत्रों में से कितने शासन में नागरिक की भागीदारी को बढ़ावा देता है? ठीक है, नागरिक की भागीदारी को बढ़ावा, सरकारी अभिलेख तक पहुंच हेतु सूचना का अधिकार, यस। संस्थागत शिकायत निवारण तंत्र, यस। सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड, यस। सशक्त ग्राम सभाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन, यस। तो ये चारों होंगे, डी इज द करेक्ट। 33 में चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो सूचना का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार है, निवारण का, उत्पाद दायित्व का अधिकार नहीं है इसमें। ठीक है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 34 पे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है? नहीं। ठीक है, ये जो है नोडल मंत्रालय नहीं है, जनजातीय मंत्रालय है इसके लिए। ठीक है, एफआरए के लिए कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। पहला गलत। दूसरा, यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं के लिए एक वन भूमि उपयोग का प्रावधान करता है, यस। ठीक है, तो जो है ये रहा 34। नेक्स्ट 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। ठीक है, यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस मंगाने का आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है, यस। प्राधिकरण किसी भ्रामक विज्ञापन के प्रोत्साहक को 6 माह तक की किसी प्रकार का विकास रोक सकता है। तो 6 माह नहीं है, ठीक है, 1 साल से 3 साल तक रोक सकता है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 36। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कौन सा लघु वनोपज की श्रेणी में नहीं आता? ठीक है, तो चंदन नहीं आता, बाकी तेंदू के पत्ते आते हैं, बांस आते हैं, महुआ के फूल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में दल बदल विरोधी कानून जो है उसके बारे में है 37। तो
यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे निहरी घोषित, यानी कि उसे जो है पद से हटा दिया जाएगा। यस। कोई नाम निर्देशित सदस्य अपनी सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे निहर्य मतलब इनवैलिड घोषित किया जाएगा। यस। यदि कोई सदस्य अपने दल के कम से कम 2/3 सदस्यों के विलय के कारण अपना दल छोड़ देता है तो उसे निहर्य नहीं किया जाएगा। यस। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 38 पे। 38 क्या है? भारत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा घोषणा के नियमों के संदर्भ में है। ठीक है, प्रत्याशियों को चल और अचल दोनों परिसंपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। यस। प्रत्याशियों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की घोषणा करनी होगी। यस। ठीक है, तो इस तरह का जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 39। भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के संदर्भ में, ठीक है, तो मतदाताओं के आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से मतदाता सूची से जुड़े होने चाहिए। नहीं, आधार कार्ड बेसिकली इसमें बहुत सारा चीज़ें पर्सनल डाटा होता है, इसको नहीं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के निवास स्थान यदि किसी व्यक्ति के कई निवास स्थान हैं तो वह एक से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकता नहीं। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर व्यक्ति का नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाता है। नहीं, हटाना पड़ता है। तो कोई इसमें सही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसके किसके चुनाव में होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, उपराष्ट्रपति में होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, चारों में होता है। तो डी इज द करेक्ट। और सब में क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा वोट जो पाया वो जीतता है, लेकिन इसमें नहीं। अगला 41 देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण और चुनाव व्यय सीमा के संदर्भ में। ठीक है, तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दल द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल सही है, कोई सीमा नहीं। ठीक है, वो जो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा के, एमपी और एमएलए के लिए है। ठीक है, कितना कितना खर्च करेंगे, लेकिन इनके लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं। दूसरा, राजनीतिक दलों के लिए कारपोरेट अंशदानों की सीमा 7.5 है। नहीं, 2017 में इधर हटा दिया गया। ठीक है, पहले था ये, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट 42 देखते हैं। भारतीय राज्यों और उनकी संसदीय या विधान सभा सीटों के संदर्भ में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें रखता है। यस, 31। झारखंड में एसटी के आरक्षित लोकसभा सीटें, झारखंड में लोकसभा की आरक्षित सीटें 5 है, जबकि एमपी में 6। ठीक है, आउट ऑफ 29। विधानसभा की सीटों के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, ना कि दूसरे पर। पहले पे कौन है? यूपी। दूसरे पे कौन है? वेस्ट बंगाल, 294। यूपी कितना? 403। ठीक है, महाराष्ट्र में 280 के आसपास। तो ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं लोकसभा के बारे में। भारत में लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन जमानत राशि के संदर्भ में है। ठीक है, तो जो है लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि के समान होती है? नहीं, लोकसभा के लिए होता है 25,000 और इनके लिए होता है 10,000 रुपये मात्र विधानसभा के लिए। ठीक है, यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए वैध मतों का कम से कम छठा भाग प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ये सही है। नेक्स्ट,
अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशियों को कोई जमानत राशि नहीं है। लोकसभा के लिए है 12,500, यानी आधा आधा, इधर 5,000 रुपये MLA के लिए। तो ये एक ऑप्शन सही है केवल। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में मतदान एजेंट नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतदान एजेंट। तो मतदान एजेंट बेसिकली ग्राम प्रधान, सरपंच नियुक्त हो सकते हैं, बस ये सब नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं 46। एजेंट मतलब अंदर देख के वोटिंग कराना होता है कि कहीं कोई गड़बड़ न करे। दूसरा 45 नंबर है। जमानत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल मतदान से पहले मतदाताओं की मंशा जानने के लिए ओपिनियन पोल, ठीक है, ज़्यादातर जो कि एग्जिट पोल चुनाव के बाद यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वास्तव में किसे कितने सीट मिला। यस। जनमत सर्वेक्षण निर्वाचन क्षेत्रों में किए जा सकते हैं जहां मतदान हो चुका है, जबकि एग्जिट पोल का प्रसारण केवल मतदान के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हम लोग टीवी में जानते हैं, ये तो इतना यूट्यूब पे देखने पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं? ठीक है, तो कोई प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुआ हो। यस। यदि किसी निर्वाचित प्रत्याशी का निधन हो जाए। यस। विजयी प्रत्याशी त्यागपत्र दे दे। यस। दो प्रत्याशी के बीच बराबरी होगा तो जो है हाईकोर्ट में टांस होगा। ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है वन लाइनर में, यूपीएससी पूछ सकती है। तो टांस के माध्यम से जो है लॉटरी निकाला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज मतदान करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं? ठीक है, तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ सहित पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचनों के दौरान वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल बीपीटी पर्ची के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी। तो इसमें दो ही जानकारी केवल मिलती है, प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह। ठीक है, जब आप वोटिंग करोगे तो वीवीपैट में से निकलेगा, प्रत्याशी का नाम लिखा रहेगा और चुनाव चिन्ह। तो बी इज द करेक्ट, और कुछ नहीं लिखा होता उसमें। हम लोग वोट दिए जानते। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट देखते हैं क्योंकि भैया तबीयत सही नहीं है। ठीक है, कल देखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में। ठीक है, तो ईवीएम का उपयोग प्रधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएम डेटा एक केंद्रीकृत स्टोरेज सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। नहीं। ठीक है, सेटअप किसी अन्य सिस्टम पर निर्भर नहीं है और तार युक्त या वायरलेस तकनीक से किसी भी नेटवर्क से जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो सर्वर और ये स्टोरेज कुछ भी नहीं होता। ए इज द करेक्ट। तो आज इतना ही, देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।